मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाटुंगली पाढ़ा के 300 आदिवासी हर दिन बेचते हैं लकड़ी, तो ही उनके घर में जलता है चूल्हा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश की आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी मलाडपुर व दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला भाटुंगली पाढ़ा में आज 500 आदिवासी मतदाता रहते हैं, जो हर चुनाव के दौरान किसी न किसी पार्टी को मतदान करते हैं। इसके बावजूद भी आज तक हर किसी भी पार्टी के सरकार ने हर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है। न चलने के लिए रोड है, न पीने के लिए पानी, न ही बिजली और न ही शौचालय की कोई व्यवस्था मिली है। वे वन विभाग में 40 से 50 वर्षों से रहते हैं और हर दिन 300 लोगों के घर के कोई न कोई सदस्य लकड़ी काटकर कई किलोमीटर चलकर लकड़ी बेचने जाता है और 100 से 200 रुपए में बेचता है, तो ही उनके घर में चूल्हा जलता है। और इसके अलावा कोई आंगनवाड़ी, बालवाड़ी या स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम उनके बच्चों को पोलियो का टीका या कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है। और कभी कभार उनके नन्हे मुन्ने बच्चों को बाघ, चीता शिकार बनाने की कोशिश आए दिन करते रहते हैं। जब मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की टीम आदिवासी परिवार से मिला तो उन्होंने अपने परिवार के संघर्षी जीवन की दर्द भरी दास्तान सुनाई। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर दिंडोसी विधानसभा के आमदार सुनील प्रभु और मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा, डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह के अलावा अन्य समाज सेवकों ने क्या कुछ कहा। ऊपर वन विभाग में भुटनी पाढ़ा करके रहता, वहां आदिवासी के लगभग 500 मतदाता रहते हैं। वहां पे पोलियो की और टीकाकरण, आंगनबाड़ी की ये सब कोई सुविधा उनको नहीं है। लकड़ी बेच करके 300 परिवार के मेट्रो के माध्यम से ही मुझे ये आज लोगों की समस्या की जानकारी आपने दी है। वहाँ के जो एरिया में आदिवासी लोग रहते हैं उनका नंबर मुझे दीजिए। मैं महानगर पालिका के पोलियो, बाकी जो पीसीओ डिपार्टमेंट है, उन सारे लोगों से बातचीत करके इन सारे लोगों को वहाँ भेजता हूँ और प्राथमिक सुविधा जो महानगर पालिका की ओर से आरोग्य के लिए दी जाती है वो देने की वहाँ मैं कोशिश करता हूँ। ये मैं आपको रिजल्ट तुरंत दूंगा। उसी विधानसभा क्षेत्र में एक वार्ड क्रमांक 40 आता है, वहाँ भाटुंगली पाढ़ा करके क्षेत्र, वहाँ पे 500 मतदाता रहते हैं, जिसमें 300 मतदाता ऐसे हैं कि जो लकड़ी काटते हैं और सर पे लागते हैं और वो बेकरी वालों को और जगह जाकर बेचते हैं, तो कुछ 100 से 200 रुपए जब मिलता है तो उसी से उनका राशन पानी और उनका परिवार जीता है। ऐसी स्थिति में वो जीवन अपना दे, ना वहां लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना किसी तरह की उनको सुविधा, ना आंगनवाड़ी या कोई स्वास्थ्य विभाग, कोई नहीं जाता। ऐसी जैसा कि अब जानते हैं कि अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री आदिवासी क्योंकि बहुत महत्व दिया है, बहुत उसके लिए विंग बनाए गए हैं और आदिवासी राष्ट्रपति बना है। ऐसी स्थिति में भी ये लोग वंचित है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है साहब? एक बात एकदम सही है कि भारतीय जनता पार्टी दीन, दलित, शोषित, पीड़ित, दुर्बल और एकात्म मानववाद को लेके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना उसी नीतियों पे काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का काम देखेंगे तो पहले में उन्होंने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और जो शोषित पीड़ित था उसके लिए काम उन्होंने किया। दूसरा कार्यकाल देखेंगे तो उन्होंने जो एक खास जो पिछड़ा वर्ग, जो अछूता वर्ग था, समाज के एक हाशिए पे था, आदिवासी वर्ग की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में आप बता रहे हैं कि यहाँ पे पाड़ा है और 40 नंबर वार्ड में दिंडोसी विधानसभा में, और वहाँ पर न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, तो ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन का बड़ा फेलियर है। और उतनी ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है जितना शासन प्रशासन है, क्योंकि अगर वो मतदाता है, अगर वो वोट देते हैं, अगर मतदार यादी में उनका नाम है, तो क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए कि हमारा मतदाता कहाँ रह रहा है और कैसे रह रहा है।
और उद्धव जी तो बोलते थे ना, वो उद्धव जी के लिए ठीक है कि माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, कि मेरा परिवार मेरी जवाबदारी, लेकिन बाकी नेता जो हैं उन्होंने तो ध्यान देना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में 2016 में वन मंत्री सुधीर बाबू मुनगंटीवार जी ने जहां जहां आदिवासी पाड़ा है वहां पे शौचालय की व्यवस्था, वहां पे पानी की व्यवस्था, वहां पे रोड अगर जाता है तो रिपेयरिंग और रोड बनाने की व्यवस्था, आदिवासी परिवारों के लिए लाइट की व्यवस्था, इन्होंने एक स्पेशल सर्कुलर निकाला। यह सरकार का जो संवेदनशीलता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदनशीलता दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से संवेदनशील तरीके से काम करती है। लेकिन समझना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि क्या होता है। मतलब प्रशासन और जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधि होता है वो ब्रिज का काम करता है, कड़ी का काम करता है कि प्रशासन की सरकार की सुविधाएं जनता तक पहुंचाने के लिए माध्यम से नहीं पहुंची तो कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और जो भी सुविधाएं हैं आपने बताया, आपके माध्यम से मैं उनका डिटेल्स लेता हूं, चाहे आंगनबाड़ी हो, हेल्थ पोस्ट हो, उनको कैसे महानगर पालिका की सुविधाओं से, राज्य सरकार की सुविधाओं से उनके तक पहुंचाया जाए, उस दिशा में हम लोग काम। इसका साथ जैसा कि आप जानते हैं कि एक उप महापौर एक बहुत बड़ी पोस्ट है और उस 40 नंबर वार्ड से सुभाष वार्ड के साथ उप महापौर रह चुके हैं, वहीं से चुन के आए। उन्होंने इस तरह से अगर उनका सुधार तो किस तरह से देते साहब? अभी एकदम सही कि उप महापौर रहे, वहां से नगर सेवक है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ दिया गया। यहीं से महापौर भी रहे, महापौर भी तो थे दिल्ली से। तो वही महापौर भी रहे, विधायक रहे, कहाँ चूक हो गई कहीं कहीं सब लोगों ने। मैं इस पे कटाक्ष नहीं करता, इस पे राजनीति भी करना नहीं चाहता, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों ने जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे मतदाता कहाँ है, कैसे है, वो जिम्मेदारी और जिम्मेदार होने की जरूरत है। कोविड में ही देखिए बहुत सारे पार्टियों के नेता अपने मतदाताओं को, अपने लोगों को छोड़ के भाग गए, क्योंकि जब जनता मतदाता हमको मत देके विशेष बनाती है, चुन के भेजती है, उसकी एक अपेक्षा रहती है कि उसका नेता उसके बीच में, उसके दुख के समय में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर जब नहीं पाती है तो कहीं कहीं वो हताश, वो खुद को महसूस करती है और ठगी हुई महसूस करती है। लेकिन जनता सब जानती है, एक बार ठगी जा सकती है, किसी को कोई एक बार मूर्ख बना सकता है, बार बार नहीं। आने वाला जब भी चुनाव आएगा जरूर जनता बदलेगी। डॉक्टर नूतन सिंह, जिस तरह से भाटुंगी पाठा करके वन विभाग में है, उसमें आदिवासी 500 मतदाता हैं, आज तक उनको कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, इस पे आप क्या कुछ करना चाहते हैं? भाटुंगली पाढ़ा वार्ड क्रमांक 38 में आता है। वहां पे जैसे कि हम गए थे तो वहां पे पता चला कि लगभग 400 से 500 लोगों की बस्ती है और आज तक उन्हें देखकर, उन लोगों को देखकर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि आज तक उन तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। वहां पे कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि लकड़ी को काट करके वो दिन प्रतिदिन अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये सब देख के आजकल हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उस काल में भी यदि हमें ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है तो हमें बहुत ही दुख हो रहा है। और वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं हम किसी भी तरीके से सरकार से गुहार लगाकर उन तक पहुंचानी अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ तो वहाँ 500 मतदाता है, 500 में 300 मतदाता को लकड़ी, किसी भी परिवार का कोई ना कोई सदस्य लकड़ी बेचने जाता है, 100 से 200 रुपए का लकड़ी बेचता है, जब वही जो सामग्री पैसा उसको मिलता है उसी से सामग्री खरीद कर अपना घर चलाता है। ऐसी चीज, और इसके अलावा वहां की जो स्वास्थ्य विभाग है अपनी महाराष्ट्र की सरकार, जो जैसे आंगनबाड़ी वाला या पोलियो का कोई आर्थिक सुविधा नहीं, इसके बारे में क्या कहना है? इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है या जनप्रतिनिधि है? इस पर किस पे आप कुछ करना चाहते हैं? जरूर, मुझे ये भी पता चला कि वहां पे कोई भी आरोग्य सेविकाएं भी नहीं पहुंच पाती हैं। तो जो वहां के लोग हैं, वहां के जो बच्चे हैं,
वो जो हमारा बेसिक वैक्सीनेशन है वो भी मूलभूत सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके लिए जो हमारे आदिवासी विकास मंत्री हैं, आदिवासी विंग के लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि इसकी पूरी तरीके से जांच कराई जाए और इसमें जो भी जिन भी कर्मचारियों की गलती है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह आदिवासियों के लिए एक विशेष योजना बनाई है कि आदिवासी जंगली में रहते, अपना जीविकोपार्जन करते, उनके देखभाल के लिए उन्होंने एक अलग से मंत्रालय विभाग बनाया है। और इसी प्रकार से मुंबई महानगर पालिका हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, आदिवासी विभाग का एक कट बनाया है और स्वास्थ्य विभाग बनाया है कि जो जंगलों में लोग रहते हैं उनका स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। मगर बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जैसे कि अभी लोगों ने बताया, ममता दीदी ने बताया, जो कि ममता दीदी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां ये गली गली जाकर लोगों की सेवा करने का काम करती है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं अपने चैनल के माध्यम से। मगर उसी के साथ महाराष्ट्र सरकार को मैं मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूं, आह्वान करता हूं जनता की अदालत के माध्यम से कि जिस तरह से आदिवासी एक अपना जंगली में रहते हैं और जंगली जीवन यापन पे मजबूर है, आज उनके परिवार का पालन पोषण करने के लिए मात्र एक लकड़ी ही सहारा है। ये कड़ी कितना ही दुखदायी है, जबकि सरकार कितने कितने करोड़ की फंड आता है, मगर वो फंड कहां जाता है मुझे तो ऐसा लगता है कोरे कागज पे ही रह जाता है। मैं महाराष्ट्र के सरकार और केंद्र के यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, केंद्र के जो वन विभाग के मंत्री हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं और विनती करता हूं कि जो आदिवासी कोटे का जो फंड आता है वो उसकी जांच कराएं। उसका क्या सचमुच आदिवासियों को उनका हक का सामान मिलता है क्या उनके धोती कपड़ा जितने भी है राशन हो क्या मिलता है क्या? मात्र महीनों 2 महीने में जो राशन होता है कभी कभार कहीं मिल जाता है, मगर आज ऐसे परिवार को लेकर के जो शादी विवाह से लेकर और मानसिक रूप से परेशान है, उसके बावजूद भी कोई भी उन्हें राहत नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी दुखदाई है। मैं अपने चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो आदिवासी फंड कहां गया उसकी भी जांच होनी चाहिए और आदिवासी परिवार को राहत मिलनी चाहिए। मैं यही मेरी विनती है, यही मेरा आग्रह है। भारत जागो के माध्यम से मेट्रो दिनांक समाचार पत्र और मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाने का काम करती आई है। आज जो आदिवासी पाड़ा में जिस तरह से आदिवासी परिवार के लोग अपना संघर्षी जीवन जीते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण चंदर विष्णु महाड़े, जिसकी 30 वर्षीय बेटी नीलम, जिसकी 2 बेटी और 2 बेटा, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो सामने इधर दिखाई पड़ रहे हैं। ये बच्चे किस तरह से इस पाड़े के अंदर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। पिछले दिनों नीलम के मानसिक संतुलन खो जाने की वजह से किस तरह से रास्ता भटक जाती है और उसे अंतःकरण लावारिस लाश की तरह भटकती रहती है और बाद में एक समाज सेवक ममता दीदी के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके और शासन और प्रशासन से गुहार लगा के किस तरह से उस बेटी को दिल्ली से और अनाथ आश्रम से किस तरह से रेस्क्यू मतलब ला करके आप उन मां बाप को सौंपने का काम किया है। मैं बताता हूं किस तरह से आगे की क्या खबर है, उनके माता पिता का क्या कहना है इसके बारे में। आपने कहां पे गई थी, किसे कौन लेके गया था, ऐसा आपको मालूम है? नहीं, हम अकेले गई थी। और ये बच्चों को छोड़ के क्यों गई थी? मम्मी के पास छोड़ के गई थी। मम्मी के पास क्यों छोड़ के गई? कैसे? अरे बच्चों को कौन देखभाल करेगा? कुछ नहीं खाती। खाती तो है, मगर आप भोजन कहाँ से आता है? तो कमाएंगे तो आएंगे। कमाएंगे क्या? लकड़ी बेचेंगे। जब तुम्ही गायब हो जाएगी तो लकड़ी बेचेगा कौन और बच्चे को खिलाएगा कौन? अभी तो नहीं जाया? अभी नहीं गई। अभी फिर तो कितने बार तुम घर छोड़ के ऐसा भटक जाती है रास्ता? किसी के साथ में जाना चाहिए।
हाँ? तीन बार गए। 3 बार भटक गई, तो 3 बार जब भटक गई तो 3 बार कम से कम किसी के साथ में जाना चाहिए, आना चाहिए। हाँ? 3 बार 4 बार जब भटक जाती है, ये करती है जंगली एरिया में, तो अपना परिवार का पार करती हो, तो कम से कम किसी के साथ में, मम्मी के साथ जाने, पापा के साथ जाने, पर नहीं तो अगल बगल के लोग जो लोग रहते हैं उनके साथ से आने जाने का। इस तरह से भटकने पे कितना माता पिता को कितना तकलीफ होता है। ठीक है। हाँ? में थोड़ा ये और तू बहुत खुश हो ना? हाँ, खुश हो ना, बहुत ठीक ठीक ठीक। अभी तो बताए। हाँ 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 हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मम्मी और पापा को और बच्चों को देखो, ठीक है। इन लोगों को क्या तकलीफ, आप लोगों को क्या सूचना मिलती है कि इनको खाने पीने की क्या व्यवस्था ऐसा है? कहाँ खाने का, कौन से जंगल का लकड़ी काट के खाइए सब, बेचारा का खाइए। हाँ। जंगल में कौन काम धंधा बाटे, हाँ? कुछ तहियो नहीं बाटे। फिर आप लोगों तक ये सूचना जैसी जाती है, या आप लोग इनके सजना लिए? का मने का रूम मिल जाए बस, उतना ही में भला है ला। हाँ? अरे तो हर नहीं मैं इन लोगों को, के विषय में, अरे भाई वो लोगों का जगह वो लोग का जो ना अपना नहीं सब, मैं ये लोग का अलग हिसाब इनके आदिवासियों की बात कर रहा हूँ, इनके परिवार की आदिवासी बात की कर रहा हूँ, बात जिस करो। तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये ऐसी स्थिति में अगर बारिश आती है तो ये उनको बचने के, इनके सांप, खाने। कीड़ा, शेर, बाघ, कूला निकलत बा, हर एक चीज का परेशानी बा। हाँ। हाँ? अच्छा, सांप निकलत बा, शेर निकलत बा, बाघ निकल, हर एक चीज का परेशानी है। कभी यहाँ पे बच्चों पे हमला किया है या शायर कभी कितना बाघ बार आपने? किया था, अच्छा। कितना बार किया था, उधर भी किया था, पानी की टाकी के लगे किया था। हाँ? फिर इधर भी अभी देखो बीच में किया था, नाले के दाते। हाँ, इधर भी किया था, इधर भी किया था, दोनों बाजू किया था हमला। फिर ऐसी स्थिति में पुलिस रात को आती है, रात को या कभी भी? नहीं कोई नहीं है। वन विभाग के अधिकारी वगैरह नहीं रहते हैं? हाँ, वन विभाग जब खबर पाएगा तो वो लोग आते आएगा कि तब से जैसे काम तमाम हो जाएगा। मतलब ये जो पानी और लाइट नहीं मैं क्या बोलता हूँ, जो पानी मिलता है, ये नल का पानी पीने को, आप लाइट का व्यवस्था क्या, लाइट कहाँ से आती है? ऐसा इसके पास से उसके पास से लेते। एक ही जन बोलो। आप ये लाइट भाड़े से लेते हैं? अभी वो चोरी का चलाते उन लोग से लेते, फिर क्या जो चोरी से चलाते हैं उनसे लेते हैं? हाँ, क्या उन लोग भी पेट के लिए करते, आप लाइट इतना लंबा ला के देने जाए तो उन लोग से लेते, फिर क्या उसको देना ही पड़ेगा। कितना आपको भाड़ा देना पड़ता है जंगल में? 200-300 रुपए लेते एक बल्ब का। हाँ। वही ये पानी का तो क्या, बारिश में पानी तो आ जाता है। हाँ। अभी थोड़ा पानी का शॉर्टेज रहता है धूप वाले में, बाकी पानी का कुछ शॉर्टेज नहीं रहता, लेकिन ये धूप का पानी नहीं, लाइट नहीं, कुछ। जैसा कि आपने अभी आदिवासी परिवार के लोगों ने बताया है कि यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। जब कोई जंगली जानवर आ जाते हैं, जैसा कि मैं ममता दीदी ने बताया है कि कभी जंगली जानवरों पर कई बार 2-3 बार बच्चों पे हमला कर चुके, 2 बच्चों को मौत हो चुकी है, मगर जो जंगल विभाग के, जो प्रशासनिक विभाग के, वन विभाग के अधिकारी कोई यहाँ रनिंग नहीं करते, कोई दौरा नहीं करते। कैसे आदिवासी परिवार, 500 परिवार यहाँ रहता है, जो 300 परिवार केवल लकड़ी बेच के अपना जीवन यापन करता है, यह कितनी दुखदाई है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि आदिवासियों को विशेष ध्यान दिया जाए, उनकी समस्या का निजात दी जाए। हम मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से अपील